स्क्रीन हो गई शेयर तुम्हारे साथ मेरी? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है उसका उसका एक पार्ट है ऑटोमेटिक स्विचिंग, using an operational ये आवाज कम कर लो। using an operational amplifier, और दूसरा पार्ट है इसका amplification using an operational amplifier। रेहान लिख दिया? यस सर। तो ये है जी दो बातें कि एक तो है ऑटोमेटिक स्विचिंग और दूसरा है जी ऑटोमेटिक स्विचिंग यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और दूसरा है एम्पलीफिकेशन यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। रेहान ठीक है जी। अब इसके बाद अगली बात जो है वो ये है कि ऑटोमेटिक switching is done using an amplifier in a comparator or switching mode, using an amplifier in a comparator or switching mode। ये कॉपी कर लो। Automatic switching is done using an amplifier in a comparator or switching mode। रेहान कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा रेहान अब नेक्स्ट पेज पे लिखो। यूं लिखो बल्कि modes of operation of an amplifier। एक एम्पलीफायर क्या क्या काम कर सकता है, इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखना है कि एक एम्पलीफायर दिखाई किस तरह देता है। इसकी फिजिकल शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी जो फिजिकल लुक होती है वो इस तरह की होती है। ये एक एम्पलीफायर की फिजिकल लुक है। ठीक, अब इसको कहते हैं आईसी, और आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आईसीज कहते हैं जनरली। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। सर दोनों एम्पलीफायर ऐसे ही होते हैं, रीजनरेटर भी जो रिपीटर। मर्जी एम्पलीफायर हो, सब इसी तरह होते हैं। ठीक है, आईसी और चिप कह लो या आईसी कह लो फॉर एन एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर की जो आईसी होती है वो इस तरह दिखाई देती है, और ये उसकी हैं जी इनपुट्स। इधर से हो गई, अब फर्ज करो 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट्स। तो ये 7 टर्मिनल्स इसके इस साइड पे होते हैं, 7 टर्मिनल्स उसके उस साइड पे होते हैं। और एम्पलीफायर का सिंबल किस तरह होता है? सिंबल फॉर
एक एम्पलीफायर का सिंबल किस तरह का होगा? तो हम यूं बना के दो इनपुट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से एक होती है पॉजिटिव इनपुट, एक होती है नेगेटिव इनपुट, और यहां से हम लेते हैं आउटपुट, और ये वाली इसकी सप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सप्लाई, और ये वाली इसकी सप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सप्लाई। और यहां से हम एक वोल्टेज देते हैं, उसको फॉर एग्जांपल अगर हम V1 कह दें, और यहां से हम वोल्टेज देते हैं, इसको फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं V2। अब एक एम्पलीफायर के 5 टर्मिनल्स होते हैं, 2 हो गए सप्लाई के टर्मिनल्स, एक हो गया आउटपुट के टर्मिनल, और 2 हो गई इनपुट्स के टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव इनपुट होती है उसको कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, पॉजिटिव इनपुट को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और नेगेटिव इनपुट को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। पॉजिटिव इनपुट को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और नेगेटिव इनपुट को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है जी, रियान कॉपी हो गया यहां तक? यस सर। अब ये एम्पलीफायर ऑपरेट कैसे करता है, इसका ऑपरेट करने का वे क्या है? अब बात ये है कि एम्पलीफायर की जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है कि इफ द टू इनपुट्स if the two inputs if the two inputs are different if the two inputs are different then सर हाँ बेटा बताओ। जब हम इसके आगे इसके एंड पे लाइन लगाते थे तो वो क्यों लगाते थे? वो डायोड होता है, वो एम्पलीफायर नहीं होता। अच्छा ये ठीक वो जो है ना, वो डायोड होता है, ये कोई और चीज है। ठीक है, ठीक है सर। नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, if the two inputs are different then बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा भी कर सकते हैं। if the two inputs are different then it is a comparator, and if the two inputs are same then it is not a comparator or switch। बेटा इसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं या सेम है, वो डिसाइड करेगा कि ये कंपैरेटर है या नहीं है, ये स्विच है या नहीं है। ये स्विच होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि अगर इसकी दोनों इनपुट्स सेम है या दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं। रियान कॉपी हो गया यहां तक? कर रहा हूँ सर। कर लो, कॉपी कर लो। सर कंपैरेटर एंड स्विच एक ही चीज होती है? बिल्कुल एक चीज होती है जी बेटा। मम्मा को तो आप करवा लो ऑर्डर, मोबाइल से ले लो। रियान कॉपी हो गया? हो गया कॉपी से। कंपैरेटर स्विच को कहते हैं बेटा, वो मैं अगले पेज पे तुम्हें बताऊंगा। अच्छा देखो, अब फर्ज करें एक एम्पलीफायर को हम यूं चला रहे हैं, उसके इधर हमने लगा दिया 3 वोल्ट, इधर हमने लगा दिया 2 वोल्ट, ये उसकी थी पॉजिटिव वाली इनपुट, ये उसकी थी नेगेटिव वाली इनपुट, यहां पे हमने लगाया हुआ है +20 वोल्ट, यहां पे हमने लगाया हुआ -20 वोल्ट,
और यहां से हम ले रहे हैं आउटपुट फॉर एग्जांपल, तो इस केस में वी आउट जो है वो इक्वल हो जाएगा, अगर बात की जाए ये कि 3 वोल्ट जो है वो ग्रेटर है 2 वोल्ट से, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव वाला जो इनपुट है वो बिगर है नेगेटिव वाले इनपुट से, और इन दैट केस जो वी आउट होगा वो इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव सप्लाई के, और वो इक्वल हो जाएगा प्लस 20 वोल्ट के। रियान आइए समझ, दोबारा रियान क्लियर? समझाइए। रियान देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि जो एम्पलीफायर है ना, हसन रजा तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हसन रजा, अच्छा यार रियान बात पता है क्या है, देखो जो इसकी दोनों इनपुट्स है ना उसका होगा कंपैरिजन, और उसकी बेस पे डिसाइड होगा आउटपुट। अब जब हमने इसकी दोनों इनपुट्स देखी हैं तो वो थी जी, एक इनपुट थी 3 वोल्ट और एक इनपुट थी 2 वोल्ट, तो 3 और 2 में से बड़ी इनपुट कौन सी हो गई? 3 वोल्ट ना। तो क्योंकि 3 वोल्ट वाली बड़ी इनपुट है, 3 वोल्ट 2 वोल्ट से बड़ा है, तो इसलिए हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव 20 वोल्ट। रियान अब समझिए बात। सर ठीक है, लेकिन ये आपने इनको 20 वोल्ट दोनों साइड पे क्यों लगाया? 3 बता वोल्ट देता हूँ मैं बता देता हूँ मैं बता देता हूँ। इसका ये होता है कि जिस तरह आप अगर बात करते हैं एक टेलीविजन की, एक टेलीविजन जो है उसकी जो केबल का कनेक्शन होता है वो उसका इनपुट होता है, और जो उसकी बिजली होती है वो उसकी सप्लाई होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक सीडी प्लेयर की, तो एक सीडी प्लेयर जो है उसके अंदर जो सीडी लगाते हैं वो सिग्नल या इनपुट होता है, और उसके साथ जो बिजली लगाते हैं वो सप्लाई होती है। अब बात ये है कि यहाँ ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है सिग्नल और इनपुट। आप इसको सिग्नल कहें आपकी मर्जी है, आप इसको इनपुट कहें आपकी मर्जी है, और ये आपने बिजली लगाई हुई है, इसको कहते हैं पॉजिटिव सप्लाई, और इसको कहते हैं नेगेटिव सप्लाई। असल में रियान इसको तुम यूं समझो कि इसके अंदर ना 2 वे स्विच होता है, जो ऊपर भी कनेक्ट हो सकता है और नीचे भी कनेक्ट हो सकता है। इनपुट साइड के वोल्ट हैं, उनमें से कौन सा वोल्ट बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा स्विचिंग एक्शन। या तो आउटपुट कनेक्ट होगा पॉजिटिव सप्लाई से, या आउटपुट कनेक्ट होगा नेगेटिव सप्लाई से। अगर आउटपुट कनेक्ट होगा पॉजिटिव सप्लाई से, जब कब कब कनेक्ट होगा? जब पॉजिटिव वाला इनपुट बड़ा होगा। रियान अब यहाँ पे थोड़ा सा रट्टे वाली चीज है, इसको थोड़ा सा आगे जाने दो, तुम्हें समझ आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ बस। ठीक है। अब फर्ज करो एम्पलीफायर की 2 होती हैं इनपुट्स, और बच्चे ने जो बात की थी ना कि पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा, तो ये इंटरचेंजेबल है, इनकी जगह चेंज हो सकती है। तो ये फर्ज करें अब ये प्लस 30 वोल्ट, ये है माइनस 30 वोल्ट, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहता है। अब ये वी आउट सर लेकिन नेगेटिव से कनेक्ट है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए? नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ये कन्वेंशन है। ये तो इस तरह का होता, मेरी बात सुनो, ये तो इस तरह का होता भी नहीं है। इसकी जो असल शक्ल है वो तो आईसी होती है, वो तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो तो एक चिप होती है ना जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। ये तो इसकी असल शक्ल है भी नहीं ना, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा अब देखो सर इसकी इसका जो मतलब है कि इसका सप्लाई नहीं चेंज होगा, लेकिन इसका जो सिग्नल या इनपुट है वो चेंज हो सकता है। है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ठीक है। अब इसकी जो ऑपरेशन है वो 3 तरह की होती है, इसकी 3 तरह की ऑपरेशन होती है, और वो 3 ऑपरेशन हमने समझना है। इसकी 3 तरह की वर्किंग होती है। अगर हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें तो वो इस तरह से चलती है कि फर्ज करें अगर इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, रेहान क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ जब V1 V2 से ग्रेटर है कि नेगेटिव इनपुट ठीक है रेहान? अगर आप जो नेगेटिव वाला इनपुट है उस पर बड़े वोल्ट लगा दें और पॉजिटिव वाले इनपुट पे अच्छा कम वोल्ट, ठीक है। का मतलब ये है
फर्ज करें आपने ये किया कि जो नेगेटिव वाली साइड है और जो पॉजिटिव वाली साइड है, इस पे आपने लगा दिया 3 वोल्ट फर्ज करो, इस पे आपने लगा दिया 1 वोल्ट, और जो सप्लाई के टर्मिनल्स हैं वो हैं जी, इधर से ये +30 वोल्ट था और ये इधर से था -30 वोल्ट, और यहाँ से आप ले रहे हैं वी आउट। अब अगर फर्ज करो बेटा ऐसा हुआ कि ये सिचुएशन हो गई, तो इस केस में वी आउट जो है वो इक्वल हो जाएगा नेगेटिव वाले सप्लाई के, जो कि है जी -30 वोल्ट। रियान कीप इट सिंपल, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव वाला इनपुट बड़ा हो गया तो वी आउट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव सप्लाई। रियान क्लियर? सर ये समझ नहीं आया मुझे कि वी आउट जो है वो नेगेटिव वाले के क्यों हो जाएगा। वो इसलिए कि नेगेटिव वाला इनपुट तुमने बड़ा कर दिया। देखो अच्छा इसको बड़ा किए। नेगेटिव, हाँ तुम खुद देख लो, नेगेटिव वाले पे तुमने 3 वोल्ट लगाया हुआ है, पॉजिटिव वाले पे तुमने 1 वोल्ट लगाया हुआ है, उस केस में आउटपुट पे आ जाएगा -30 वोल्ट। बताओ फिर। जिसका इनपुट ज्यादा होगा उसी की वैल्यू आएगी। सिंपल, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सही सिंपल है। काम है। अच्छा अब अगर ऐसे हो, इफ V2 इज बिगर देन V1, अगर ये हो जाए, इसका मतलब भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाला इनपुट जो है, फर्ज करें वो पॉजिटिव वाला इनपुट जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, नेगेटिव वाले इनपुट से। यार आइए बात समझ, अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव वाला इनपुट जो है वो नेगेटिव वाले इनपुट से ग्रेटर हो जाए। रियान क्लियर? यस सर। अगर पॉजिटिव वाला इनपुट नेगेटिव वाले इनपुट से ग्रेटर हो जाएगा तो उसका आउटकम क्या होगा। तो इन दैट केस जो बात है वो ये है कि वी आउट फिर हो जाएगा, या हम अगर बना के भी दिखा दें तो अच्छी बात है। ये नेगेटिव इनपुट, ये पॉजिटिव इनपुट, यहाँ पे आपने लगा दिया लेट्स सपोज 1 वोल्ट, यहाँ 30 वोल्ट, -30 वोल्ट, और यहाँ पे भी आउट, ठीक है यहाँ। तो अब अगर हम इसका देखें कि इसका क्या बनेगा, इसमें अब पॉजिटिव वाला बड़ा है, 3 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, तो वी आउट जो है वो क्या हो जाएगा फिर। अच्छा ये कन्वेंशन अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है। तो रियान अब बताओ 3 वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट से बड़ा हो गया, या इन अदर वर्ड्स V2 जो है V1 से बड़ा हो गया, यानी कि पॉजिटिव वाली इनपुट बड़ी हो गई है। अब तो अगर वी आउट पॉजिटिव जो वाली है वो इनपुट बड़ी हो नेगेटिव जाएगी, ये 30 जैसे ये वोल्ट हुआ, का। हाँ नहीं पॉजिटिव इनपुट बड़ा हो गया। सर तो 3 वोल्ट से आ रहा है ना नेगेटिव 30 वोल्ट। फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वाला इनपुट बड़ा है, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वी आउट पे आ जाएगी पॉजिटिव सप्लाई, अच्छा ठीक है। और ये बन जाएगा +30 वोल्ट। तो आउटपुट पे कौन जाएगा, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वाला इनपुट बड़ा है या फिर नेगेटिव वाला इनपुट बड़ा है। अब बताओ आ गई यहां तक समझ? यस सर। अगर दोनों इनपुट इक्वल हो गए फिर क्या होगा, अगर दोनों सर इनपुट फिर वी बिल्कुल, आउट 0 हो जाएगा। हाँ if V1 is equal to V2, then no V out and no comparator action, then no V out and no comparator action। रियान आती है समझ या है कोई कंफ्यूजन? आगे समझ सर, मैं नोट कर रहा हूँ 1 मिनट। कर लो नोट। सर जो वी आउट होती है वो सप्लाई का कोई भी वैल्यू उस पर अफेक्ट नहीं करती। ना ना वो बस सप्लाई वी आउट पे चली जाती है एज इट इज। बेटा बस इसको सिंपल रखना है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिव वाला इनपुट बड़ा हो, नेगेटिव वाला इनपुट बड़ा हो, या फिर दोनों इक्वल हो। ठीक है जी। यस सर।
अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं आगे। हो गया सर। हो गया। अच्छा, अब ये कंपैरेटर नहीं होगा, तो नो कंपैरेटर एक्शन एंड नो मोर अ स्विच। स्विच। अब इस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा now it will be operated as amplifier। तो रियान, जब इसको एज अ एम्पलीफायर यूज करेंगे ना, देखो है तो एम्पलीफायर ना, लेकिन एम्पलीफायर जो है वो स्विच भी होता है और एम्पलीफायर भी होता है। तो जब कहते हैं ना कंपैरेटर, ये जो इसकी सारी कहानी है, इसको कहते हैं इसका स्विचिंग एक्शन। क्या कहते हैं रियान इसका? स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन। तो जब इसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, जब इसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो ये यूज होता है एज अ स्विच। और जब इसकी दोनों इनपुट्स को इक्वल कर दो तो फिर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एम्पलीफायर, और इसका स्विचिंग एक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ना है आगे, ये अभी हम आगे देखेंगे, टू बी स्टडी। रियान, कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा, अब जो स्विच होता है, उसके जो स्विचिंग सर्किट्स होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं। देखो, स्विचिंग सर्किट्स आल्सो कॉल automatic switching circuits, automatic switching circuits, also called sensing, also called sensing devices, have three parts. Automatic switching circuits, also called sensing devices, have three parts. बयान पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेंसर। दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। एक सर्किट होगा जो सिग्नल को प्रोसेस करेगा। और तीसरा पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे डिस्प्ले और आउटपुट। तो यहाँ एक सेंसिंग सर्किट के कितने पार्ट्स हो गए? सेंसर, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा? एम्पलीफायर एज अ स्विच। एम्पलीफायर एज अ स्विच जो है उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके बाद होगा सेंसर और उसके बाद होगा डिस्प्ले या फिर आउटपुट। रियान, कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। अब रियान मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम लिखते हैं जी पहला पार्ट। अच्छा, इसका कभी कभी ना इस तरह का ड्राइंग भी आया होता है कि पहला पार्ट क्या होगा, यूं बना होता है, फिर कहते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा ये बताओ, फिर कहते हैं तीसरा पार्ट क्या होगा ये बताओ। अब तीसरा पार्ट जो है ये है डिस्प्ले, डिस्प्ले और आउटपुट। सर ये कोई स्क्रीन होगी? ये कोई स्क्रीन होगी, कोई एलईडी होगी, कोई भी डिस्प्ले हो सकता है, इंडिकेटर होता है कोई। ठीक है, एलईडी हो सकता है। अच्छा, अब नंबर जो सेंटर में है ये होगा प्रोसेसिंग यूनिट, ये एम्पलीफायर और बाकी सर्किट होगा। और यहां पे होगा सेंसर जो सिग्नल जनरेट करेगा, सेंसिंग डिवाइस और सेंसर। तो रियान, कॉपी कर दिया? कर रहा हूँ सर। सुभान ने क्लास ज्वाइन की है? सर उसका मैसेज आया था कि लेनी है, पता नहीं आया नहीं मुझे। मैं कह रहा हूँ तो उसका मुझे भी मैसेज आया था, तो वो ले क्यों नहीं रहा फिर?
गया सर। हो गया? अच्छा, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं ना फिर। अब देखो, अब सेंसर्स की अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, रियान हेडिंग दो एग्जांपल्स ऑफ सेंसर्स। सर आ गया हो। आ गया सुमान? चलो, एग्जांपल्स ऑफ, उसको ऐड कर दो ना। हो रहा है सर। एग्जांपल्स ऑफ सेंसर्स। यार हमारे सिलेबस में ना 4 सेंसर हैं रियान। पहला सेंसर थर्मिस्टर। थर्मिस्टर और टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। रियान, जो कॉमन थर्मिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम होती है, ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये सिंबल है कॉमन थर्मिस्टर का, कॉमन थर्मिस्टर। ठीक है जी रियान, ये हो गया कॉमन थर्मिस्टर। यस सर। तो एक कॉमन थर्मिस्टर जो है उसका क्या होगा, अगर उसकी बात की जाए, एक कॉमन थर्मिस्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, यार मैं तुम लोगों को ना मैसेज नहीं पढ़ रहा, अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो, लेकिन माइक्स रजिस्टर, इसमें ज्यादा कहानियां करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन resistance of a common thermistor resistance of a common thermistor decreases resistance of a common thermistor decreases with an increase decreases with an increase of temperature। ध्यान कॉपी कर लिया? यस सर। तो resistance of a common thermistor decreases with an increase of temperature। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो कॉमन थर्मिस्टर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो रेजिस्टेंस, और इधर से फिर हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर। और जहरी सी बात है, कॉमन थर्मिस्टर जो है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है अभी। रियान, कॉपी हो गया? यस सर। फॉर अ थर्मिस्टर। इससे ज्यादा डिटेल बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये इनफ है। नंबर 2 पे आ जाओ। एन एल डी आर। LDR stands for लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये होता है कैडमियम सल्फाइड। बहरहाल ये कंपाउंड होता है जिसकी लाइट के साथ रेजिस्टेंस कम होती है। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और इसका अगर हम सिंबल बनाते हैं इस तरह रेजिस्टर बना के, और इसके ऊपर हम लाइट पट्टी हुई दिखाते हैं, ये इस तरह से, और इसको हम लेबल करते हैं LDR। रियान, कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। तो इसको कहते हैं क्या है हम, दिस इज LDR। और लिखेंगे क्या? resistance of LDR decreases resistance resistance of an LDR decreases resistance of an LDR decreases with
decreases with an increase of temperature। हाँ जी बेटा, कर लिया कॉपी? सर यहाँ पे Yes, लाइट sir. इंटेंसिटी नहीं होना चाहिए? ओहो, मैंने ये गलत कर दिया ना फिर। इंक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी, जिस बच्चे ने मुझे बताया, थैंक यू। तो लाइट इंटेंसिटी, जितना लाइट ज्यादा होती जाएगी उतना रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ हम बना के दिखा सकते हैं वो ये है कि ऑन द वाई एक्सिस यू हैव रेजिस्टेंस, ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव लाइट। जितना लाइट बढ़ती जाएगी उतना रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रियान बना दिया? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब मैं चला जाऊं नेक्स्ट पेज पे। हसन रजा, तुम्हारा हो गया कॉपी? हसन रजा, कॉपी हो गया? अच्छा चलो बच्चों, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया जी LDR, जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अच्छा रियान, अब अगले पेज पे हमने जो अगला सेंसर देखना है वो है जी स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज, इसको हम कहेंगे इट इज सेंसर फॉर स्ट्रेस, सेंसर फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन, एक्सटेंशन और फोर्स। इसका मतलब है ये डिफॉर्मेशन वाले चैप्टर के लिए यूज होता है। डिफॉर्मेशन वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका ये सेंसर होता है। जैसे अगर हम किसी चीज को एक्सटेंड करें, कंप्रेस करें, उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, एक्सटेंसिव फोर्स लगाएं, तो उसका सेंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक, सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कहते हैं आगे पे। आ गया ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका भी तो हर चीज का सेंसर होता है ना, तो ये उसका भी सेंसर होगा, हर चीज का सेंसर होता है ना। अच्छा अब देखो, सेंसर फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन या फिर एक्सटेंशन या फिर फोर्स, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेन गेज। अब ये होता क्या है? ये होता है a flexible or extensible metal वायर। तो ये होती है एक फ्लेक्सिबल या एक्सटेंसिबल मेटल वायर, ठीक है। रियान ये कॉपी करते जाओ, लिख दिया? Yes, sir. It is a flexible or extensible metal wire which in the extended state is wrapped over a flexible plastic case, ठीक। तो हसन रजा, तुम्हें क्लासें पूरी लेनी पड़ेंगी क्योंकि किसी टाइम पे कुछ पढ़ेंगे तो तुम क्लास सारी लो। हसन रजा, तुम्हें सारी क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हम वो सारी चीज पढ़ेंगे तो तुम्हें सारा पढ़ना है। अच्छा अब a flexible or extensible metal wire which in the extended state is wrapped over a flexible plastic case। तो या हसन रजा मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर जब प्योरली हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे मैं फिर तुम्हें मैसेज कर दूंगा। फिर एक काम करो, बेशक स्किप कर लो, जब वो शुरू करेंगे मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। अच्छा, रैप्ड ओवर अ फ्लेक्सिबल केस ऑफ प्लास्टिक या प्लास्टिक केस। हाँ जी रियान, कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir.
when the plastic case when the plastic case when the plastic case is compressed or extended when the plastic case is compressed or extended, the length and hence the resistance the length and hence the resistance of the metal wire changes. अगर वो जो प्लास्टिक का केस है मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, जब वो कंप्रेस होगा तो मैं जो वायर है वो भी तो छोटी हो जाएगी ना, और अगर उसको मैं बाहर की तरफ खींचूंगा तो जब उसको खींचेंगे वो एक्सटेंड होगा तो वायर भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी. तो बेसिक आइडिया ये है कि जो प्लास्टिक का केस है वो और वायर जो है वो साथ एक जैसा बिहेव करेंगे. तो ये फर्ज करें वो प्लास्टिक का केस है जिसपे हमने वायर को रैप किया हुआ है. तो इसको आप यूं दिखा सकते हैं. ये एक वायर है जो इसके ऊपर हमने रैप की हुई है और ये प्लास्टिक का केस है. अच्छा, अगर इसके सिंबल की बात करते हैं, सिंबल फॉर अ स्ट्रेन गेज, आप यूं समझ लें कि ये होता है स्ट्रेन गेज. यहाँ स्ट्रेन गेज की एक कॉमन एग्जांपल वेइंग मशीन. सिंबल फॉर स्ट्रेन गेज, उस पर जो कंप्रेशन पड़ता है उससे रेजिस्टेंस की वेरिएशन होती है. तो सिंबल इसका होता है यूं बना के, तो हम ये दिखाते हैं कि एक वायर स्ट्रेच स्टेट में इसके अंदर इंसर्ट की हुई है. रियान बना दिया? ये है जी सिंबल बना रहा हूँ. फॉर अ स्ट्रेन गेज. और तीसरा होता है पाइजो इलेक्ट्रिक, वो हम अल्ट्रासाउंड में पहले ही पढ़ चुके हैं. वो आवाज का सेंसर होता है. आवाज का सेंसर हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं. रियान कॉपी हो गया? यस सर. अच्छा, अब ये जो सेंसर होते हैं ना, इनको हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में, सीरीज सर्किट में. तो अगली जो बात है वो ये है कि sensors are connected in a potential divider circuit. ठीक है भाई रियान? Sensors are connected in a potential divider circuit. तो हम यूं कह सकते हैं कि a number of resistors, बल्कि हेडिंग दे दो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. potential divider circuit. पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या होगा? रियान इसका लिखो, a number of resistors in a series circuit having same current. A number of resistors in a series circuit having same current make a
पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक है भाई रियान, जब एक नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को हम सीरीज में लगाते हैं तो जो सर्किट बनता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आपने A1 में सीखा हुआ है, और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ये था कि अगर आप एक नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दें, जैसे ये एक रेजिस्टर हो गया फॉर एग्जांपल R1, फिर इसी तरह ये एक रेजिस्टर हो गया फॉर एग्जांपल R2, फिर ये एक रेजिस्टर हो गया फॉर एग्जांपल R3, और अगर आपने इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगाई हुई है, फर्ज करें आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगाई हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट A है, लेट्स सपोज ये पॉइंट B है, और V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल। ठीक है रियान, जो Yes, V है sir. वो है अक्रॉस AB। अब R1 पे है वोल्टेज V1, R2 पे वोल्टेज है V2, और R3 पे वोल्टेज है V3। अब अगर हम V1, V2 और V3 का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो V1 का फॉर्मूला होगा V1 इज इक्वल टू R1। V1 किस पे है? R1 पे, तो R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? टोटल वोल्टेज से। इसी तरह बेटा जी अगर V2 का फॉर्मूला देखना है जी रियान, V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? टोटल वोल्ट से। रियान आती है समझ? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें V3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसी तरह से फिर अगर देखते हैं V3 का फॉर्मूला, V3 का फॉर्मूला बनेगा R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू अगेन टोटल वोल्टेज। रियान कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? आगे सर। ठीक है, अब अगर इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल करा दूं, फिर यहां से आगे कल करें। एक छोटी सी एग्जांपल पोटेंशियल डिवाइडर की। सर इधर ही इरेज कर ले, मैं नीचे से नोट करूँ। चलो जी, कुमैल तुम्हारा A2 का कौन सा चैप्टर रह गया मेरे साथ? सर नहीं, यही इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट चैप्टर है मेरा। ठीक है, और A1 का बस। अच्छा, उसके अलावा सारा फिर डिफॉर्मेशन तो मेरे साथ पहली बार कर चुके हो, दूसरी बार कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये भी पहली बार ही कर रहा हूँ। पहली बार कर रहे हो, अच्छा। अच्छा, वो फोर्स प्रेशर डेंसिटी वाला आधा चैप्टर करके तुम्हारा फिर A1 खत्म जी सर, और इलेक्ट्रॉनिक्स करके ये A2 खत्म। करके A2 खत्म, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल है जी, मतलब ये है कि फिजिक्स का सिलेबस जो लंबा सा, सर अच्छा अगली बार मुझसे कोई बच्चा पूछे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कंपैरिजन, तो मैं केयरफुल होके बताऊं, है जी कुमैल? जी सर। 2R, और मुझे ये खुद बात पता नहीं थी मैं समझता था इक्वली डिफिकल्ट है सब, ये तुम्हारे थ्रू मुझे पहली बार पता चला है। R2R सर डिफिकल्टी तो वेरी करती है, लेकिन चीजें याद कर रखनी पड़ती है। 7R नहीं, वो मुझे कुमैल ने बताया कि फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है केमिस्ट्री या बायो से, अकॉर्डिंग टू कुमैल। नहीं, वो कंपैरेटिवली तो डिफिकल्ट है, लेकिन चीजें याद रखनी पड़ती है बस, बाकी सब्जेक्ट में। चीजें तो बायो में भी याद रखनी पड़ती हैं, ये तुम क्या बात कर रहे हो? सर तो यही कह रहा हूँ ना कि फिजिक्स जो है वो कंपैरेटिवली जो है डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें चीजें ज्यादा याद रखनी है।
अच्छा ये 20 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ठीक है। तो तीन हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो ये है जी बात। कुमैल ये एक और बच्चे ने भी ये बात वेरीफाई की है कि नहीं फिजिक्स ज्यादा मुश्किल है। V1 V2 V3 और ये है VA और ये है VB, ठीक है रियान। यस सर। अब फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड करना है आपने, आप लिखेंगे फाइंड V1 V2 V3 VA एंड VB। रियान ये है सवाल, ठीक है। रियान तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हम जैसे V1 अगर हम निकालते हैं, V1 हो जाएगा R ओवर, और ये मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 वोल्ट के साथ। तो रियान इसका आंसर आ जाएगा, आई थिंक इसका आंसर आ रहा है 2 वोल्ट। रियान ठीक है? सर अच्छा मैंने देखा नहीं, आ रहा होगा। बेटा करके देखो ना। अच्छा ये आ जाएगा, फिर इस पे 2 वोल्ट, इस पे 2R पे कितना होगा? 2R ओवर 10R इंटू ओवरऑल है 20 वोल्ट। तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट। ये V2 हो गया। V3 हो जाएगा 7R ओवर 10R इंटू हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये फिर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 14 वोल्ट। रियान आती है समझ? यस सर। हम इधर से इधर का वोल्ट फाइंड करते हैं। हम आते हैं जी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या वोल्ट होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वोल्ट होगा, हाई टू लो सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। तो VA होगा 20 वोल्ट में से 2 वोल्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला 2 वोल्ट? ये वाला। तो रहे कितना गया? 18 वोल्ट। रियान आइए समझ? यस सर। ये कैसे हुआ? 20 इधर था ना, और 2 खा गया रजिस्टर, तो 18 बच गया। इधर कितना आ जाएगा? देखो इधर आ जाएगा, अगर हम देखें 18 वोल्ट इधर था और उसमें से 4 वोल्ट ये रजिस्टर खा गया, तो इधर आ गया 14 वोल्ट। रियान ये सुन लो। सर ये अच्छा फिर अच्छा हाँ, ठीक हाँ बताओ। ठीक है सर। इधर फिर आ जाएगा 14 वोल्ट। और भी कर सकते थे, ये तो हम गए हाई टू लो ना। देखो ये तो हमारी जो मूवमेंट है ये किस तरफ है? हाई टू लो। अगर तुम हाई टू लो जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। कुमैल हाई टू लो सब्ट्रैक्ट होगा, लो टू हाई क्या होगा बेटा? सर एडिशन होगी। ये देखो रियान, अगर 0 में 14 ऐड कर देते तब भी काम चलना था। 14 में अगर 4 ऐड कर देते फिर 18 में भी जा सकते हैं और हाई टू लो भी जा सकते हैं। यानी यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, और रोज़ा जब से हो रहा है तब